And the last panel discussion is all about Chini Tezi Mandi domestic market, bullish or bearish. Very interesting. So the moderator for the panel is co-founder eBuy Sugar, Mr. Hemant Shah. Let's have a huge round of applause in welcoming all the dignitaries from the last panel discussion. A very, very warm welcome, sir. Now let us welcome all the panelists. Director, Shri Balaji Sugar Company, Mr. Pankaj Kasera. Owner, Samarpan Sugars, Mr. Janish Patel. Owner, GSTC, Mr. Gautam Shah. Owner, Satdev Om Prakash, Mr. Anil Kapoor. Mr. Anil Kapoor. Owner, Sugar Center, Nagpur, Mr. Ramesh Jijani. And highly respected founder, chairman, JK Group, Mr. Jeetu K. Shah, sir. Chini Tezi Mandi domestic market, bullish or bearish? Reminds me of the stock market. कल और आज में बहुत सारे पैनल डिस्कशन हमने सुने, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिला है, कुछ समझने को भी मिला है। और ये कॉन्फ्रेंस का ये आखिरी का पैनल डिस्कशन है और सारे लोग इसी का वेट भी कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये सारे फिगर्स वगैरह तो हमने जान लिए, लेकिन आने वाले साल में तेजी होने वाली है या मंदी होने वाली है वो बता दो भाई। तो सारे लोगों को यही इंटरेस्ट है कि आने वाला जो साल है वहां पे फिगर्स क्या रहेंगे और तेजी होगी या मंदी होगी। सो ये पैनल डिस्कशन में हमने 80% प्रोडक्शन एरिया जो इंडिया का है वो यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पैनलिस्ट है वो दिल्ली से भी है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है। सो इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं कि जैसे हमें पता है कि चीनी जो है एग्री कमोडिटी है और उसकी जो तेजी मंदी है वो डिपेंड करती है बैलेंस शीट के ऊपर, कि फिगर्स क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या लगता है कि करंट ईयर का प्रोडक्शन क्या रहेगा? हम लोग पंकज भाई से शुरुआत करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेमंत भाई, कल से लेके आज तक 2 दिन में बैलेंस शीट के ऊपर कई सारे सेशंस में डिस्कशन हुई है। मॉर्निंग के सेशन में भी लोगों की अलग अलग ओपिनियन थी। मेरी जो पर्सनल अपना व्यू है, मेरी ओपिनियन के हिसाब से शुगर की प्रोडक्शन करंट ईयर में 350 लाख टन्स, 345 to 350 लाख टन्स के बीच की है। मैं बहुत ज्यादा डाउन साइड पे नहीं हूं जो लोगों की और लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। बाकी अभी टू अर्ली टू से अगले 20 या 25 दिन में और क्लैरिटी आनी चाहिए कि प्रोडक्शन नंबर्स क्या आ जाएंगे। थैंक यू। जनीश भाई। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पंकज जी से ये चीज़ में सहमत हो रहा हूँ कि प्रोडक्शन का जो है वो जेन्युइन प्रिडिक्शन 15 फरवरी के आसपास ही सही महीने में अपने को क्लियर हो सकता है।
लेकिन फिर भी अभी जो 2 दिन से सुना, मैं लोगों से मिला हूँ और उनसे इंटरेक्शन के बाद मेरा ऐसा गट फीलिंग है कि जो प्रोडक्शन है वो 340 से 342 के अराउंड रहेगा। बहुत मतलब डाउन साइड भी नहीं रहेगा और 350 क्रॉस करें तो अच्छा है, लेकिन आई डोंट सी कि मिल्स बहुत लंबे तक चलेगी। तो पिछले साल से तो डेफिनेटली मिल इस बार जल्दी बंद होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। थैंक यू। गौतम भाई, प्रोडक्शन महाराष्ट्र में ही थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। महाराष्ट्र का प्रोडक्शन थोड़ा कम होते हुए देख के लगता है कि टोटल थ्रू आउट इंडिया का 345 की रेंज में प्लस माइनस होने का चांस है। अनिल जी, यूपी का प्रोडक्शन नंबर तो सेम ही रहेगा, बस प्रॉब्लम थोड़ी महाराष्ट्र में आ सकती है, तो इसलिए मेरे को अपना कैलकुलेशन 345 प्लस माइनस समथिंग। जी रमेश जी। To begin with, wishing you a lot, my dear Uppar, and proud of you, your efforts and devotion towards the show must go on. Further, wishing a speedy recovery. It is your devotion that we are here. Though missing you, still feeling your presence in the form of your great team, the show will always go on. Regarding production estimate, it is estimate is always an estimate, और estimate जो है वो परफेक्ट होगा जरूरी नहीं होता, लेकिन इसको रेंज बाउंड जो सुनने में आ रहा है वो 340 से 360 का सुनने में आ रहा है, उसे मानना पड़ेगा। जो मेरे संपर्क से मुझे जो फिगर्स मिलते हैं उससे मैं अपना एस्टिमेट 340 को करना चाहता हूँ। जी जी तो भाई, चीनी मंडी के रिसर्च के हिसाब से जो फिगर आ रहा है वो 354 आ रहा है। 354 से कम समझ में नहीं आ रहा। जी थैंक यू। सो ओवरऑल हमें ये समझ में आया है कि ओवरऑल जो यहाँ पे एक्सपर्ट पैनल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 340 से लेकर के 355 के बीच में कहीं तो प्रोडक्शन हो सकता है। और यदि ये फिगर आता है तो क्या लगता है आपको करंट ईयर का कंजम्पशन कितना रहेगा और सरप्लस अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी? सो इसके ऊपर आपका ओपिनियन शेयर करिए। कंजम्पशन समझो 275 और अवेलेबिलिटी का जो इश्यू है वो डिपेंड्स ऑन कि गवर्नमेंट आगे का एक्सपोर्ट क्या दे रही है। यदि गवर्नमेंट इस सीजन का एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं दे रही है तो 75 समझ के चलो, 75 का स्टॉक रहेगा आगे। अवेलेबिलिटी और सरप्लस, इसका जो इश्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट ने बैलेंस करके रखा है। आज हमारे यहाँ यदि सरप्लस होता है तो इंटरनेशनल मार्केट लेने को बैठता है, और इंटरनेशनल मार्केट यदि सरप्लस नहीं है तो एक्सपोर्ट पे और रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। इसलिए जो बैलेंसिंग इस तरीके से हो रखा है कि जो अवेलेबिलिटी है और सरप्लस है वो बैलेंस रहेगा। अवेलेबिलिटी जो रहेगी वो 275 भी देगी या कुछ सॉरी कंजम्पशन 275 या 20 के बावजूद यदि प्रोडक्शन ऊँचा जाता है तो उतना एक्सपोर्ट गवर्नमेंट देगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए वो बैलेंस होकर हम आखिरी में 60 पर ही खड़े रहेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। कंजम्पशन नंबर तो 275 ही रहेगा, पर मेरे ख्याल से कि जो कैरी ओवर स्टॉक्स लेके चलते हैं वो समथिंग 6.5 के आसपास होना चाहिए। Consumption is 275 and closing stock may be 65 to 70 range. Production is 245, so it's 65 to 70.
इस साल कंजम्पशन मेरा मानना है कि 265 to 270 के आसपास रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक अगेन जितू काका ने बोला वैसे डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है वो बहुत कंजर्वेटिव रहती है और बहुत अलर्ट रहती है, जिसके हिसाब से अप टू मार्च या अप्रैल मेरे को नहीं लगता कि अगला गवर्नमेंट एक्सपोर्ट का कोटा देगी, तो उस हिसाब से आई सी क्लोजिंग स्टॉक अराउंड 60 to 65। जैसा कि सभी पैनलिस्ट ने बताया, सबकी assumption और कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी कंजम्पशन 275 ही है। जहाँ तक ये है कि हमारे पास सरप्लस अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी की सारी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी प्रोडक्शन 35 की रेंज में आई तो वी सी एडिशनल एक्सपोर्ट कोटा ऑफ अराउंड 1 to 1.5 million tons, which will again convert our closing stock to 6 million around only, plus minus something 0.5 million tons. So all the factors are dependent on the production numbers only, which calculate the policy and the surplus carryover stocks. Thank you. थैंक यू। सो ओवरऑल अभी की करंट प्राइस क्या है और आने वाले दिनों में, मतलब टिल प्रोडक्शन पीरियड और आफ्टर प्रोडक्शन पीरियड आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि चीनी की प्राइस क्या रहेगी? तो उसके लिए हम पहले यूपी को कवर करते हैं, उसके बाद में गुजरात कवर करेंगे और उसके बाद में हम महाराष्ट्र से कवर करेंगे। सो पहले पंकज भैया आप बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? यूपी में करंट प्राइसेस 3400 से लेके 3450-60 रुपए तक चल रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सल्फिटेशन एम शुगर। रिफाइंड का प्रीमियम 1.5 रुपए किलो का ऊपर चल रहा है, विच इज अराउंड 3550 to 3600। बट जो प्राइसेस की बात करते हैं, यूपी अपने आप में स्टैंड लोन प्राइस डिस्कवरी नहीं कर सकता। यूपी का सारा डिपेंड करता है महाराष्ट्र के स्प्रेड के ऊपर। करंटली यूपी महाराष्ट्र से 2 से 2.5 रुपए किलो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, विच इज ऑलरेडी अ वेरी हाई डिसेंट प्रीमियम ओवर द महाराष्ट्र प्राइसेस। सो अगर महाराष्ट्र रिकवर नहीं किया तो यूपी का प्राइस सीजन के अंदर मुझे लगता है और 20-30-50 रुपए डाउन साइड जा सकता है। और प्रोडक्शन पीरियड के अंदर अगर 60 लाख के क्लोजिंग स्टॉक ले तो हम बेरिश मार्केट के अंदर इसका प्राइस 30, नॉन प्रोडक्शन पीरियड में 35 ले जा सकते हैं और आफ्टर दैट वी कैन एक्सपेक्ट टू 3550 to 3600। बट इट्स क्लियरली डिपेंडेंट ऑन द महाराष्ट्र प्राइसेस विद द महाराष्ट्र रूल्स। इसमें हिम्मत भाई मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि इस ईयर एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन हुई है। लास्ट ईयर आउट ऑफ द 11 मिलियन टोटल एक्सपोर्ट्स, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका कंट्रीब्यूशन वाज 7.5 मिलियन टन। दिस ईयर बिकॉज ऑफ द लोअर एक्सपोर्ट नंबर्स बाय द महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र इज ऑलरेडी इन वेरी डिप्रेस्ड स्टेज। महाराष्ट्र only start decreasing their prices since the start of the season in the domestic market, and UP is following the Maharashtra prices only, which has happened in last 2 months also and is happening in the current month also. तो हमें पहले महाराष्ट्र के प्राइसेस सुधारने पड़ेंगे या स्टेबल करने पड़ेंगे यूपी के प्राइसेस सुधारने के लिए। थैंक यू। अनिल जी आपकी राय इस पे? जैसा पंकज भाई ने बोला है कि इधर महाराष्ट्र के प्राइसेस डिप्रेस में रहते हैं तो 2.5 रुपए किलो प्रीमियम एंजॉय नहीं कर सकते किसी भी हालत में। यूपी का मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 रुपए किलो का प्रीमियम होना चाहिए, तो मैक्सिमम हम 3400-3450 के प्राइस सल्फिटेशन के हैं इस समय। तो अनदर 33 मतलब 3350 तक हम लोग नीचे जा सकते हैं। और ऊपर का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नंबर क्लियर होने के बाद अप्रैल वगैरह में जब मार्च अप्रैल में डिमांड क्लियर ज़्यादा आती है तो हम 3550 या 3600 मैक्सिमम टच कर सकते हैं, पर अभी डिप्रेशन रहेगा ड्यू टू महाराष्ट्र। जी जनीश भाई, गुजरात का सिनेरियो बताया, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? गुजरात का सिनेरियो में भी हमारे को डिपेंडेंसी महाराष्ट्र से ही है ज़्यादातर,
कि महाराष्ट्र की प्राइसेस से हमारी गुजरात के मिल्स के प्राइस नक्की होते हैं। अभी जो करंटली गुजरात के प्राइसेस है वो 3280 से 3300 S30 नए सीजन के माल का है और M30 के 3350 से 3370 के रेंज में है। अभी जब तक प्रोडक्शन चालू है तब तक इसमें मेरे को 20-30 रुपीज से अपवर्ड ज़्यादा नहीं लग रहा है टिल महाराष्ट्र प्रोडक्शन इज ऑन। आफ्टर द महाराष्ट्र प्रोडक्शन गुजरात की रेंज मेरे को एस की 3350 से 3400 दिखाई दे रही है और M30 की रेंज अराउंड 3450 टू 3500 पोस्ट प्रोडक्शन दिख रही है। थैंक यू। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। सो जीतू भाई, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रोडक्शन तक प्राइस रेंज क्या रहेगी और प्रोडक्शन के बाद प्राइस रेंज क्या रहेगी? महाराष्ट्र अभी 3150 से 3200 सवा 3200 की रेंज है, तो मुझे लगता है फरवरी में कहीं 50-1 रुपये का उछाल महाराष्ट्र में आ सकता है। बाकी इसके बाद क्या बढ़ेगा क्या घटेगा वो गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर आता है। गवर्नमेंट ने 20 लाख टन माल का समझो एक्सपोर्ट के लिए जाहिर करते हैं तो मार्केट और 100 रुपया बढ़ने की गुंजाइश है महाराष्ट्र में। जी रमेश भाई, आप अपना व्यू शेयर करिए। मैं सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो हेमंत जी का क्वेश्चन सबसे पहले था कि आपके एरिया में प्राइस रेंज क्या चल रहा है। तो मैंने जो प्राइस रेंज दिया है लातूर की बेल्ट में चल रहा है 31 S30 के लिए 3170 से 3230 और नांदेड़ 3190 से 3225, नागपुर चल रहे हैं 3270 से 80 और मध्य प्रदेश में 3360 से 3400 और छत्तीसगढ़ में है 3260 से 3300 और इसमें M30 क्वालिटी वाइज 50 से 100 रुपये का डिफरेंस मेंटेन होता है। अब रही बात आगे फ्यूचर प्रोडक्शन की, तो मुझे याद है कि 3 या 4 साल पहले जब हमारे महाराष्ट्र में मतलब शॉर्ट सप्लाई की पोर्शन कम था तो हमने यूपी की चीनी खाई थी और आज मेरे नागपुर से अभी भी यूपी चीनी जा रही है। दैट मीन्स ये पैसा बना हुआ है कि जो महाराष्ट्र की चीनी को यूपी के लिए पैरिटी बनी हुई है आज तक। ऐसी स्थिति के अंदर में एक 50 रुपये का करेक्शन प्रोडक्शन पीरियड में जो है मिनिमम लगता है और उसके बाद स्लोली महाराष्ट्र के लिए, बाहर के लिए नहीं बोल सकता, 150 रुपीज़ का एक करेक्शन लेवल बनना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन बनता है। गौतम भाई, आपका व्यू प्लीज। पिछले कितने सालों से भी अपन देखते हैं जब भी शुगर सीजन चालू होता है तब मार्केट रेट्स में डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है जो अप टू जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक तक। उसके बाद मार्केट अपवर्ड रहता है। ये सम कर्नाटका रीजन, सम सोलापुर रीजन से विदाउट रिलीज वगैरह थोड़ा प्लस माइनस शुगर्स पेमेंट्स के हिसाब से बेचते हैं, उसके हिसाब से मार्केट हमेशा डाउन रहता है। और आफ्टर अप्रैल टू अगस्त तक मार्केट स्लोली बढ़ता रहता है। इस सीज़न में भी अभी जो सीज़न चालू हुआ तब 3300 का रेट था, अभी जो 3150 3200 रेंज चल रहा है। फरवरी से मार्केट अपवर्ड लगता है, 32 से लेकर 34 तक मार्केट स्लोली बढ़ने का उम्मीद है। जी थैंक यू। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गौतम भाई से और अनिल जी से है कि पिछले 3-4 महीने में हमने देखा है कि एक्सपोर्ट की जो प्राइस जो थी, जो 3200-3300 पे जो एक्सपोर्ट के ट्रेड्स हो रहे थे, वो प्राइस बढ़ के जो उछाल आया है प्राइस में, और वो प्राइस बढ़ के ऊपर में 4000 के पार भी कई सौदे हमें देखने को मिले, सुनने को मिले। सो क्या वो जो ट्रेड हुए हैं उसका इम्पैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिला है?
डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस से बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं होंगे अभी, क्योंकि आपके पास 6 मिलियन का एक लिमिट है कि उसके ऊपर नहीं कर सकते। अगर ये एडिशनल 2 का और आ जाता है तब डोमेस्टिक मार्केट का सेंटिमेंट सुधरेगा। और मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल प्राइस होने से सिर्फ बिलों की बैलेंस शीट में फर्क पड़ेगा, डोमेस्टिक प्राइसेस में कोई फर्क नहीं लगता। As everybody says same, my view is also same कि जो भी एक्सपोर्ट का रिलीज 60 मेट्रिक टन आया है तो वो तो फिक्स ही है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। इफ गवर्नमेंट इंक्रीज एनी एडिशनल कोटा फॉर एक्सपोर्ट देन इट्स विल बी इम्प्रूव, अदरवाइज सेम। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जनीश भाई से और पंकज भाई से है। ट्रेडर में अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही मंथ एंड आता है सो सबके वो डिस्कशन एक पॉइंट बन जाता है कोटा कितना आ रहा है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कोटा सिस्टम का मार्केट पे कुछ इफेक्ट आता है या नहीं, और अगर आता है तो कितना आता है? कोटा सिस्टम का मार्केट में बहुत बड़ा एक सेंटिमेंटल इफेक्ट है। आज भी महीने के लास्ट के 4 दिनों में शुगर का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट मंथ के कोटे के नंबर्स के ऊपर ट्रेड करता है। शुगर के सारी प्राइसेस की मंदा तेजी कि अगले महीने का क्या कोटा आने वाला है, इसी के बात पे ट्रेड करती है। तो डेफिनेटली कोटा सिस्टम का शुगर के प्राइसेस मेंटेन करने में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये जो हाथ है वो डिमांड सप्लाई से ज्यादा सेंटिमेंटल इफेक्ट ज्यादा है इस बात का। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम सब ट्रेड भाइयों को पता है कि कई सालों से शुगर ओवर एंड अबव कोटा सिस्टम से बिक रही है। तो जब भी चीनी की तेजी आती है कम कोटे की रिलीज से या मंदा आता है तो वो जो एक्स्ट्रा चीनी बेचने की सप्लाई है वो सप्लाई घट या बढ़ जाती है, तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट 4 या 5 दिन के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन लास्ट वीक और फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ सारा का सारा शुगर प्राइसेस का इफेक्ट कोटे सिस्टम से चालू रहता है। कोटे का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली सेंटिमेंट पे रहता है और हर एक कस्टमर का वो होता है कि कितना कोटा आएगा और आपको क्या लग रहा है। बहुत क्वेश्चन मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है लास्ट वीक में एवरी मंथ हर एक ट्रेडर से यदि बात करेंगे तो पहला सवाल यही लगेगा कि क्या लगता है और कितना कोटा आएगा। लेकिन मैंने बहुत दिनों से ये देखा है कि गवर्नमेंट है वो बहुत मतलब प्रोएक्टिव है और वो कोटा ऐसा दे रही है कि जिसमें मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट आए ही नहीं। मतलब ना मार्केट को बहुत घटाना चाह रही है ना मार्केट को बहुत बढ़ाना चाहती है। मतलब उन्होंने एक मार्केट में एक मैसेज दे दिया है कि आप ये रेंज बाउंड रहिए और ये रेंज बाउंड के बाहर आपको नहीं जाना है। वो उनके स्टेप से अपने को लगता है। और जो पहले ऐसा होता था कि कोटे के हिसाब से लोग स्टॉक रखते थे, गोडाउन में माल भर के रखते थे, फॉरवर्ड डेट के सौदे लेके रखते थे, अभी वो सेंटिमेंट मेरे को थोड़ा कम दिखाई देने पड़ा है कि लोगों को इतना उत्साह नहीं रहता है कि भाई कोटा जो भी हो सबको पता है। गौतम काका ने बोला ऐसा सेम प्रोडक्शन मंथ से उसमें माल मिलता ही रहेगा। यदि प्राइसेस अप है नवंबर महीने में तो वो धीरे धीरे करके जनवरी में या फरवरी में बॉटम आउट हो जाते हैं और उसके बाद ही आगे डिमांड सप्लाई पे चलता है। मतलब मेरे को लगता है कि कोटे का इम्पैक्ट सेंटिमेंट डेफिनेटली है, लेकिन गवर्नमेंट उस हिसाब से मैनेज कर रही है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्राइसेस पे या तेजी मंदी पे नहीं आता है। थैंक यू जनीश भाई। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप सबसे है कि एमएसपी जो है उसके ऊपर आपकी क्या राय है और क्या ये एमएसपी बढ़नी चाहिए और यदि बढ़नी चाहिए तो कितनी, इसके बारे में पंकज भैया से हम शुरू करेंगे। एमएसपी एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। ये एक कमर्शियल सब्जेक्ट से ज्यादा एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बन चुका है क्योंकि
लास्ट ईयर जब इंडस्ट्री ने बहुत कोशिश की थी कि एमएसपी करंट प्राइसेस से बढ़कर 33 या 34 रुपए हो जाए, तो किन्हीं पॉलिटिकल कारणों के कारण ही एमएसपी की बढ़ोतरी रोकी गई। तो एज अ ट्रेड लॉबी तो हमेशा चाहते हैं कि एक एमएसपी बढ़े ताकि एक बेस प्राइस बन जाए शुगर का, कि शुगर की ट्रेडिंग उस प्राइस से नीचे ना हो और शुगर की मंदी तेजी को एक बहुत बड़ा वेरिएंस ना आए, एक कम गैप आए, जो कि आज की डेट में जैसे कि 33.5 से महाराष्ट्र चालू हुआ, आज 31.5 में ट्रेड कर रहा है। अगर यही एमएसपी 33 होती तो शायद कहीं ना कहीं मार्केट एमएसपी से प्लस माइनस 50 रुपए पे स्टेबल हो जाता। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि एमएसपी यहां से बढ़े, लेकिन ये सारा का सारा एक पॉलिटिकल और गवर्नमेंट स्टेप्स है, इसलिए ट्रेड कम्युनिटी इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। जनीश भाई, मेरे हिसाब से एमएसपी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मिलों को जो एक्सपोर्ट कोटा दिया है 20% से, वो एक्सपोर्ट कोटा ऑलरेडी मिलों को बहुत मतलब मुनाफा देके गए, और वो जो सौदे हुए वो अराउंड 3600 से लगा के 3900 तक हुए। तो मतलब अभी मिलों की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि एमएसपी बढ़ानी चाहिए, और जो यदि नेचुरल डिमांड सप्लाई से प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होता है तो 1-2 महीना उसमें ट्रेड थोड़ा खराब हो जाता है, एटलीस्ट 15 दिन तो पक्का खराब होता है कि गवर्नमेंट बढ़ा देती है, मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर पाता, फिर बिल बनता है 3300 का, और मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो डिमांड सप्लाई का है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, और अभी फैक्ट्रियों को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, और ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिनकी क्वालिटीज दूसरी फैक्ट्री के हिसाब से थोड़ी लोअर रहती है। तो यदि एमएसपी बढ़ जाती है तो जो अच्छी फैक्ट्री है उसके तो माल बिक जाता है, लेकिन जो लोअर क्वालिटी वाले हैं या थोड़ा मतलब क्वालिटी में जहाँ उनका 19-20 रहता है, वो फैक्ट्री को बेचने में प्रॉब्लम ना हो, उसके हिसाब से मेरे को लगता है एमएसपी एज इट इज रहनी चाहिए। दो में पिछले 2-3 सालों से गवर्नमेंट ने एफआरपी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया है, तो एमएसपी में भी थोड़ा 1.5 से 2 रुपये तक बढ़ाने की गुंजाइश है, तो बढ़ा दे तो शुगर इंडस्ट्रीज के हिसाब से, फार्मर्स के हिसाब से थोड़ा बेटर ही रहता है। शुगर की एफआरपी अगर बढ़ रही है तो उसको लिंक करना चाहिए एमएसपी से, तो एमएसपी मेरे ख्याल से 2 रुपये कम से कम बढ़नी ही चाहिए। रमेश भाई, पिछले कई सालों से एमएसपी बढ़ाने की शुगर मिल मांग करती आ रही है, और ये एमएसपी जहाँ तक मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं बढ़ाई है कि डोमेस्टिक मार्केट को उन्होंने रेगुलेट करके अपर लेवल का प्राइस मिलों को दिलवाया है कोटा सिस्टम से। और दूसरी तरफ ये बात भी कही जाएगी कि जो एमएसपी का उद्देश्य है वो ये है कि इससे कम नहीं बिकना चाहिए, पर उसका सिग्नल जो मार्केट में जा रहा है, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उसके साथ साथ यदि हम एमएसपी नहीं बढ़ाते तो उसका एक रॉन्ग सिग्नल ये जाता है कि 3100 का जो प्राइस है वो पेरिटी पे बैठ रहा है मिलर्स के लिए और सफिशिएंट है, वो एक सिग्नल गलत होता है। क्योंकि जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है उसके अनुसार यदि आप कुछ चेंज नहीं करते तो उस पर रखने का कोई औचित्य नहीं है, उसे हटा देना चाहिए, या उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लेवल पे समय समय पे चेंज करना चाहिए। जैसे हर साल जब बाकी सब चीज़ों की जैसे क्रॉप की वगैरह की सब चेंज की जाती है तो इसका भी इफेक्ट इस पर भी आना चाहिए, अदरवाइज इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि इसके सिग्नल्स जो है वो गलत जाते हैं। और दूसरी बात ये जो अभी एक्सपोर्ट के ऊपर से कहा गया कि जैसे एक्सपोर्ट का इंसेंटिव शुगर मिलर्स को बहुत मिला है इसलिए एमएसपी नहीं बढ़ानी चाहिए, ये लॉजिक जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके का इंसेंटिव इस बार मिला है तो आपने 15% प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर लिया, उस 15% में जो इंसेंटिव मिल गया वो इंसेंटिव कहाँ तक सफिशिएंट है मिलर्स के लिए। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि या तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लिंक करना चाहिए या इसे हटा देना चाहिए। जी तो सब चीज़ें महंगी हो रही है, वैसे ऑब्वियसली
शुगर मिलर को भी प्रोडक्शन कॉस्ट में अच्छी सी बढ़ोतरी हुई है। उस हिसाब से मिनिमम ₹1 मैक्सिमम ₹2 तक की MSP बढ़नी ही चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट शायद सोच रही हो कि समझो ₹1 या ₹2 किलो के पीछे बढ़ाएंगे तो लोगों में ये होगा गवर्नमेंट ने शक्कर महंगी कर दी, तो इसी वजह से गवर्नमेंट रुकी हुई हो सकता है नहीं। थैंक यू। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रमेश भाई से और गौतम भाई से कि एज अ ट्रेडर आपको क्या दिक्कत हो रही है बिजनेस में, ऐसे कुछ पॉइंट्स अगर आप हाईलाइट कर सको कि जिसको हम एड्रेस कर सके। मेरा थोड़ा सा GST के बारे में गवर्नमेंट से ये डिमांड है, क्योंकि GST जैसे 2017 में जब आया था तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी छूटें दे के रखी थी, जिसके अंदर में हमारे पास 2A के अंदर में हमारे पास क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो भी हमको क्रेडिट लेने को मिल जाता था। लेकिन रिसेंटली जो अमेंडमेंट आए हैं उस अमेंडमेंट के अंतर्गत यदि किसी बिल वाले ने हमारा R1 के अंदर में सेल फिगर नहीं डाला है और वो हमें 11 तारीख तक यदि उसने सेल नहीं दिया है तो वो हम क्रेडिट नहीं ले सकते और वो पैसा हमको भरना जरूरी हो गया। ऐसी स्थिति में उसने यदि 12 तारीख को भी R1 फाइल किया है तो हमको डबल टैक्स भरना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी 12 तारीख की क्रेडिट हमें अगले महीने जाके मिलती है और हमें 3B जो भरना पड़ता है वो 20 तारीख को भरना पड़ता है। तो कभी कभी ये फिगर ऐसे भी होते हैं कि जिसमें 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए तक का भी अमाउंट किसी बिल ने एक दिन लेट भरा, रिटर्न ही एक दिन भरा, अमाउंट की बात तो अमाउंट अगले दिन टाइम से भरा है लेकिन रिटर्न 11 की जगह 12 को भरा गया, तो उस 40 लाख रुपए की लायबिलिटी जो है बायर के ऊपर आ गई। अब वो बायर एक बार जब डबल उसके अंदर में पेमेंट डालेगा तो उसके लिए रिफंड का भी प्रावधान नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि बायर के ऊपर डबल मार्क क्यों पड़े, जिसपे गलती यदि सेलर की है, सप्लायर की है, तो वो यदि 12 तारीख को रिटर्न भरता है तो बायर क्या कर लेगा, उसको बोल के रहेगा कि तू मेरे को ये जो है पैसे दे, वो देगा नहीं। अब उसको 40 लाख रुपए भी डबल से फिर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तो उसका रिफंड का भी प्रावधान नहीं है। सेकंड थिंग, उसके अंदर में इंटरेस्ट की भी प्रोविजन ऐसी है कि इंटरेस्ट जो है वो बायर तो सेलर तो भर ही रहा है और बायर से भी इंटरेस्ट मांग लिया जाता है शॉर्ट पेमेंट का। यदि पुराने सालों में कहीं ऐसा हुआ है कि 2017, 2018 और 2018-19 के लिए कुछ रिलैक्सन अभी आए हैं नोटिफिकेशन के अंदर में, जिसमें पुराने करेक्शनों को लेवल करने के लिए कुछ प्रावधान किया है ऐसे। लेकिन उसके बाद 19-20 के सालों में भी जो है और 20-21 के साल में भी इस प्रकार की समस्याएं अभी खड़ी हैं हमारे सामने। तो वो सारी समस्याओं के लिए कुछ एक एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने देनी चाहिए, ताकि कहीं जो गलतियां हुई है शुरुआती कारणों की वजह से, जो रिलैक्सन सबके पास रहा है उस रिलैक्सन की वजह से या कोई रिटर्न भरने में गलती हुई है तो किसी पर डबल टैक्सेशन या डबल इंटरेस्ट की मार किसी भी रूप में नहीं पड़नी चाहिए। जी गौतम, मेरा इंडस्ट्री से एक ही ऐसा कहना है कि आज भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ FSSAI नॉर्म्स, बैग्स मार्किंग वगैरह फॉलो नहीं करती है, तो सबको रिक्वेस्ट है कि वो FSSAI नॉर्म्स वगैरह फॉलो करें। प्लस कुछ फैक्ट्रीज ई-वे बिल्स वगैरह भी जनरेट नहीं करती है, तो उनको भी रिक्वेस्ट है कि ई-वे बिल्स वगैरह भी जनरेट करके गाड़ी के साथ में दें। बाकी तो ऐसा मेजर इशू है। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पंकज भाई से और जनीश भाई से है कि एज अ ट्रेडर हम मतलब आप इंडस्ट्री से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एज ए ट्रेडर हम इंडस्ट्री से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तो यूपी और तमिलनाडु में मिल वाले खुद ही इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो सिस्टम मेरे हिसाब से गुजरात में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जिसमें और इवन महाराष्ट्र में भी वो चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि जिसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रेडर होता है ना, उसका मार्जिन बहुत कम होता है। अभी शक्कर में कंपटीशन इतना हो गया है कि जिसमें बहुत बड़ा मार्जिन रखने की आवश्यकता नहीं रही है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे एक 5 मिनट के गैप में पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाता है कि कौन सा टेंडर क्या भाव में गया है।
तो बायर को भी पता है, सेलर को भी पता है, तो उसके अंदर थीन मार्जिन होने की वजह से यदि मिल वाले इंश्योरेंस कवरेज कर देंगे जैसे यूपी एंड तमिलनाडु कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक रिवोल्यूशन स्टेप्स हो सकता है और बायर और सेलर दोनों को एकदम निश्चिंत होके वो ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि मिल वाले हमारे गुजरात में है, हमको अच्छी क्वालिटी के लिए महाराष्ट्र के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है गुजरात के मिल वालों से कि थोड़ा क्वालिटी के बाबत में इम्प्रूवमेंट करे, थोड़ा कंसिस्टेंट करे और कहीं ना कहीं वो क्वालिटी महाराष्ट्र के लेवल पे या महाराष्ट्र से बेहतर हो, तो हमको जो हर बार डिपेंडेंसी रहती है महाराष्ट्र के ऊपर या यूपी के ऊपर, कभी कभार हमारे यूपी से भी पड़ता रहता है, वो डिपेंडेंसी कम हो जाए। थैंक यू। मेरी यूपी के शुगर मिल से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में यूपी मिलर्स ने एक्सपोर्ट की शुगर की क्वालिटी के बैग्स और एक्सपोर्ट की क्वालिटी की एक्सपोर्ट करने वाली शुगर की क्वालिटी सुधारी है और उसको कंसिस्टेंट किया है, ये प्रैक्टिस और ये टेक्निकल प्रैक्टिस अभी तक हम डोमेस्टिक शुगर की सेल्स में या डोमेस्टिक शुगर की प्रोडक्शन में नहीं ला पाए। जैसे कि एक्सपोर्ट के अंदर हमारे बैग्स 160 to 180 ग्राम्स हैं, महाराष्ट्र ने, यूपी ने इस नॉर्म्स को पिछले 2 सालों में फॉलो किया और इस ईयर बहुत डेलिबरेटली फॉलो किया। लेकिन डोमेस्टिक शुगर के अंदर आज भी एक प्रॉब्लम है कि शुगर मिल्स वाले सिंगल स्टिचिंग के बैग्स देते हैं जिससे मॉइस्चर आ जाता है, चीनी की प्रिफरेज होती है और बैग्स का वेट हल्का होता है, प्लस क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। जब तक रेंज नहीं आती अप टू जून जुलाई तो फिर भी हमारी क्वालिटी मेंटेन हो जाती है और जून जुलाई के बाद क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंफीरियर हो जाती है। जिस तरह से हम एक्सपोर्ट की शुगर के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर या उनकी मेंटेनेंस में या उनके बैग्स के अंदर इतने ज़्यादा हम लोग सचेत हैं, सक्रिय हैं, ऐसा हम शुगर की प्रोडक्शन में क्यों, डोमेस्टिक सेल्स की शुगर में क्यों नहीं करते? हालांकि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लास्ट के अंदर जब तक हम होलसेलर्स खरीदते हैं और रिटेलर तक जाती है, जब उसकी प्रिफरेज कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। थैंक यू। यस, सो आज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन जो जीतू भाई से है और उसके बाद में हम ऑडियंस में भी आएंगे। अगर किसके पास अगर कुछ सवाल है तो वो भी हमारे पैनलिस्ट वो आपके सवाल को एड्रेस कर लेंगे। सो मेरा लास्ट सवाल ये है कि जिस तेजी से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, सो वैसे ही एज अ ट्रेडर या एज अ मिलर हो या ट्रेडर हो, सो क्या ये शुगर इंडस्ट्री को डिजिटलाइजेशन या ये ट्रेड डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्या हमें उसमें कितना एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना चाहिए? ट्रेड कोई भी प्रकार का हो, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अभी ये समय में एक्चुअली ये अपने को 2 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन आज की डेट में तो ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इससे अपने को ट्रांसपेरेंसी मिलती है। ऐसे मिल की लेवल से अपन सोचे तो मिल को नंबर्स ऑफ क्लाइंट मिलते हैं, इसीलिए इसके ऊपर जाना चाहिए। जी थैंक यू। सो हम ऑडियंस में आते हैं और ऑडियंस से पूछते हैं अगर किसी के पास कुछ सवाल है। जी मेरा सवाल ये है कि सल्फरलेस चीनी के लिए डोमेस्टिक मार्केट में क्या स्कोप कितना बढ़ सकता है? आप रिफाइंड शुगर की बात कर रहे हैं, इसका स्कोप बहुत है। और नॉट रिफाइंड, सल्फरलेस ओनली। सल्फर
सल्फरलेस तो रिफाइंड ही होगी ना, या तो सल्फिटेशन हो गई या रिफाइंड हो गई। सल्फरलेस मीन्स रिफाइंड। यस, उसका स्कोप काफ़ी है, डिपेंड कि वो आज के दिन यूपी में करीब करीब 180-90 रुपए का डिफरेंस चल रहा है सल्फिटेशन और रिफाइंड जो सल्फरलेस शुगर आप बोल रहे हैं। अगर ये 1 रुपए का डिफरेंस M2M में रहेगा तो इसकी डिमांड इंक्रीज ही होगी, और लगातार जो शुगर मिल्स यूपी में कन्वर्ट हो रही हैं हर साल 2-3 करके, तो यूपी का मार्केट सल्फरलेस शुगर के लिए जो कि रिफाइंड शुगर है वो बना रहेगा बराबर। What about other states? अदर स्टेट्स के बारे में तो रेणुका वगैरह रिफाइनरीज है कर्नाटका वगैरह में, पर मैं सिर्फ यूपी के बारे में बात कर रहा हूँ सर अभी। महाराष्ट्र में भी सल्फरलेस का अपने यहाँ पे बहुत कम प्लांट है। अगर अपन सल्फरलेस करते हैं तो अपने बेल्ट में भी अच्छी सी डिमांड है, लेकिन अपने यहाँ पे प्लांट्स नहीं होने की वजह से लोग नॉर्मल शुगर को यूज टू हो चुके हैं। अगर आप करेंगे तो स्लोली ये इस पर अच्छा सा मार्केट डेवलप हो जाएगा। सर सल्फरलेस करो और 25 kg में यदि पैकिंग रहेगा ना तो ये मार्केट में दौड़ेगी ये चीज। मेरा व्यू भी बिल्कुल यही है। आज से 3 साल पहले जब यूपी में रिफाइंड शुगर के प्लांट्स कम थे और रिफाइनरीज बढ़ाई जा रही थी, तो यूपी की सब मिलर्स का एक ही क्वेश्चन था, क्या पंकज हम ये जो 50 से 70 रुपए का प्रीमियम एंजॉय कर रहे हैं, क्या इतनी रिफाइनरीज आ जाएगी और रिफाइंड शुगर आ जाएगी तो क्या ये प्रीमियम घटकर 10-20 रुपए क्विंटल का तो नहीं रह जाएगा। उस टाइम भी ये एक मिलर्स को हमेशा डर रहता था कि जैसे जैसे रिफाइंड शुगर की प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्या रिफाइंड और सल्फिटेशन शुगर के बीच का डिफरेंस घट तो नहीं जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी हमने देखा कि पिछले 2 सालों में लास्ट ईयर ये डिफरेंस यूपी में 1 से 1 रुपए 20 पैसे किलो रहा पूरे साल, और इस साल क्योंकि फाइन ग्रेन शुगर का शुगर से एक्सपोर्ट हुआ तो ये डिफरेंस बढ़ के 1.5 से 1.25 रुपए किलो है। तो हमने पिछले 4 सालों में कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज देखा और ये देखा कि आज की डेट में 1-1.5-2 रुपए किलो चीनी महंगी खरीदने के लिए कंज्यूमर को कोई परेशानी नहीं है, और कंज्यूमर धीरे धीरे रिफाइंड शुगर की तरफ बढ़ रहा है। हमारी रिफाइनरी की सप्लाई बढ़ने के बावजूद भी हमारा प्रीमियम भी साल 2 साल बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे वर्ल्ड मार्केट करता है, एक दिन इंडिया में भी ऐसा ही होगा कि हम सल्फिटेशन की जगह रिफाइंड शुगर के प्राइसेस कोट करेंगे और सल्फिटेशन शुगर हमारी डिस्काउंट में बिकने लगेगी। शायद हम इस जर्नी की तरफ बढ़ चुके हैं और बहुत जल्दी इस जर्नी को अचीव करेंगे। थैंक यू सर। Dr. Nani from BSI. Being a sugar technologist, I will add, सल्फरलेस शुगर 3 प्रकार की होती है। एक तो रॉ शुगर है, वो भी सल्फरलेस शुगर है, और जो रिफाइंड शुगर है उसमें अगर अपन आयन एक्सचेंज लगा दें ऑपरेशन के बाद तो रिफाइंड शुगर जो आप सोच रहे हैं जिसको ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, लेकिन अगर आयन एक्सचेंज का आप पैसा बचा ले और विदाउट आयन एक्सचेंज चीनी बना ले, यू विल गेट व्हाइट शुगर ऑफ 60 क्यूम्सा। इफ यू पुट दिस आयन एक्सचेंज यू विल गेट बिलो 45, दैट इज ECT ग्रेड 2। तो ये है, तो लेकिन इसको ज़्यादा डिमांड नहीं है विदाउट आयन एक्सचेंज, बिकॉज वो लगता है अपने शुगर जैसे ही, और ट्रेडर तो देखने में ही चलता है ट्रेड तो वो उसको उसमें जाने में अच्छा नहीं है। इधर यू शुड गो फॉर द रिफाइंड शुगर और रॉ शुगर, दैट इज द सल्फरलेस शुगर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ऑडियंस में वहां पे माइक दीजिएगा। If we can get some data point from the trading community कि 3 साल पहले एज अ परसेंट ऑफ टोटल सेल्स रिफाइंड शुगर कितना था, आज कितना है, और 3 साल बाद कितना देखते हैं? मतलब शुगर सेल की बात आप कर रहे हो? हाँ, एज अ परसेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल सेल्स रिफाइंड का शेयर कितना था 3 साल पहले, अभी कितना है, और 3 साल बाद कितना देखते हैं? मार्केट कितनी तेजी से रिफाइंड की तरफ मूव कर रहा है? एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी कैलकुलेटेड नहीं है, लेकिन जो एक रफ एस्टिमेट है जिस हिसाब से हम इतने सालों से चीनी बेच रहे हैं, मुझे लगता है आउट ऑफ द टोटल कंजम्पशन अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% का सेल था आज से 3 साल पहले रिफाइंड शुगर का। इस साल जिस हिसाब से रिफाइनरीज बढ़ी हैं स्पेशली इन यूपी,
और चीनी का प्रीमियम भी बढ़ा हुआ है रिफाइंड शुगर का ओवर द सर्कुलेटेड शुगर। मुझे लगता है ये परसेंटेज इंक्रीज होके 8 से 9% आ चुकी है। बट मेरे जो आंकड़े हैं वो मेजरली यूपी को कंसंट्रेट करते हुए हैं। बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और अदर स्टेट्स के आंकड़े गौतम भाई और जिनेश भाई। महाराष्ट्र में तो रिफाइंड शुगर हार्डली 4-5 फैक्ट्रीज बनाती है, तो कोई बेसिकली उसमें कोई इंक्रीजमेंट एक प्लांट्स वगैरह हुआ होगा, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में 3 रिफाइनरीज बनी, पहली विठ्ठलराव शिंदे, दत्तशिरोळ एंड वारणा। अभी तीनों ही बंद है। वारणा इस साल चालू हुआ है। नहीं चालू हो गई, लेकिन द रीजन इज दे आर नॉट बैक एंड रिफाइनरी, दे आर स्टैंड अलोन रिफाइनरी। बैक एंड रिफाइनरी मीन जितना गन्ना क्रश होता है उससे सबका अगर रिफाइंड शुगर बना दिया जाए तो दैट इज मोर प्रॉफिटेबल, बिकॉज आपको रॉ शुगर का हैंडलिंग नहीं करना पड़ता है। अगर आपकी स्टैंड अलोन रिफाइनरी है तो आपको पूरा प्रोडक्शन नहीं हो गया, आधा प्रोडक्शन रिफाइंड का रॉ का ऐसा हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको रॉ शुगर हैंडल करना पड़ता है, तो उसमें लॉसेज ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उनको बताया था, तो उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, वो बंद हो गया। अभी महाराष्ट्र में नगर डिस्ट्रिक्ट में एक रिफाइनरी आई है, 10,000 केन क्रश की पूरी बैकेंड रिफाइनरी आ रही है, और उससे वो चालू हो जाएगा। जब उसको वो प्रॉफिट में चलेगी तो महाराष्ट्र में भी, जैसे इन्होंने कहा कि यूपी में चल रहा है ट्रेंड, वो आ जाएगा। जैसे पंकज भाई कह रहे थे, वैसे महाराष्ट्र में भी जल्दी आ जाएगा। आई एम ऑप्टिमिस्टिक। और गुजरात के लिए मैं बोलूँ तो नर्मदा शुगर है, उसने 2 या 3 साल पहले ही रिफाइंड का प्लांट डाला, बाकी दूसरी कोई मिल रिफाइंड कर नहीं रही है। और नर्मदा का शेयर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे गुजरात मार्केट में, तो उसके हिसाब से हमारे पहले 3 साल पहले बोले तो ये नर्मदा थी, अभी नर्मदा है, और अगले 3 साल तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गुजरात की ऑल भी मिल इसमें पार्टिसिपेट करके रिफाइंड का प्रोडक्शन स्टार्ट करे, और उसको मार्केट से मिनिमम 1.5 से 2 रुपये प्रीमियम मिलता है। थैंक यू। इस विषय पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। रिफाइंड शुगर के अंदर मैंने एक नोटिस किया है कि क्रिस्टल का भी थोड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे नागपुर के पास एक प्लांट है जिसमें मतलब उन्होंने पूरा टोटल रिफाइंड में कन्वर्ट कर दिया पूरे प्लांट को, और पिछले साल जैसे उन्होंने पूरा रिफाइंड शुगर बनाया, साल भर तक वो इंतज़ार करते रहे कि उनके प्रीमियम मिलेगा रिफाइंड का, लेकिन उनका क्रिस्टल पारित होने की वजह से उन्हें प्रीमियम नहीं मिल पाया, और वेट करते करते आखिर में उनको ये स्थिति आई कि जब नया प्रोडक्शन आने का पीरियड आया तो उन्होंने मतलब जो दूसरी नॉर्मल शुगर है उसके रेट में उस माल को डिस्पोज ऑफ करना पड़ा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसलिए है कि वो माल मैं नहीं खरीदा था। तो ये स्थिति जो है, इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है, उनका जब माल बिक के ख़त्म होने आया तब मुझे लोग 50 रुपये प्रीमियम में मांगने लगे, और उस समय माल नहीं था। वो एक मतलब जगह जगह एक अलग अलग एरिया वाइज रिफाइंड की डिमांड है, इसका एक ये भी एक मतलब मीनिंग निकाला जा सकता है। प्लस और जिस क्वालिटी का रिफाइंड चाहिए उस क्वालिटी का प्रीमियम अवेलेबल है, बाकी अदरवाइज नहीं है। ये भी चीज़ इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। सो ये पैनल डिस्कशन हम यहीं पे उसके एंड करता हूं, और जो इम्पोर्टेंट सवालों के जो एक्सपर्ट लोग से जो उनकी राय मिली है, उनके जो जवाब मिले हैं, उनके लिए मैं आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। थैंक यू। Ritualistically, we have a felicitation ceremony to follow. To felicitate the panel on the stage, may I please invite the Managing Director, Sakhar Sangh, Mr. Sanjay Khatal. A very warm welcome, sir. We will start with panelists. Firstly, we'll felicitate Mr. Pankaj Kasera, the Director, Shri Balaji Sugar Company. Mr. Janish Patel, owner,
Samarvan Sugars. Mr. Gautam Shah, owner GSTC. Mr. Anil Kapoor, owner Sakdev Om Prakash. Mr. Ramesh Jajani, owner Sugar Center Nagpur. Founder, Chairman, JK Group, Mr. Jeetu Kesha. Let us now felicitate our moderator for the session. Co-founder, eBuy Sugar, Mr. Hemant Shah. Well, the whole panel discussion was quite engaging, quite interactive, lots of questions, and I'm sure that the audience is also getting equally inquisitive with their questions to know the answers from the panelists. So with this, yes, let's have a photo opportunity, and right after this, what we're going to have is, we're going to have two sponsors, audio video right here on this very big LED wall behind me, and we will watch their audio videos, and right after that, we will invite Team Shriji, because they are going to conduct a quiz for all of us. As I told you that you all are very inquisitive, so let's do this.